मोल प्रति इकाई आयतन, ये कहलाता है सांद्रण। तो इसकी इकाई होगी मोल प्रति लीटर, लिख लीजिए। तो सांद्रण सी से भी दर्शाते हैं हम, इस तरह का ब्रैकेट भी लगाते हैं, जिसको हमने रासायनिक साम में बोला था सक्रिय द्रव्यमान। तो सांद्रण मोलरता भी है ना, सक्रिय द्रव्यमान भी है। तो सांद्रण की इकाई मोल प्रति लीटर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांद्रण के बाद लिखो आप अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर लिखो। इसमें दिए गए समय में, दिए गए समय में सांद्रण में परिवर्तन, दिए गए समय में सांद्रण में परिवर्तन अभिक्रिया की दर कहलाता है। बना लीजिए ऐसा। तो अभिक्रिया की दर, दर को बोलते हैं रेट। रेट को हम आर से दर्शाते हैं, कैपिटल आर या स्मॉल आर, कुछ भी लिख सकते हैं। तो सांद्रण में परिवर्तन बटे समय, वो छोटे परिवर्तन हो सकते हैं, वो बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। तो हम लिखेंगे C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। बाद में सांद्रण क्या है, अंतिम सांद्रण। पहले क्या था, अंतिम समय क्या है, पहले समय क्या था। तो सांद्रण में परिवर्तन दिए गए समय में कितना हो रहा है, अभिक्रिया की दर कहलाती है। जिस दिन आपका बैच स्टार्ट हुआ था उस दिन आपका नॉलेज कितना था और आज कितना नॉलेज, आज कितने ज्ञानी हो गए हो आप, दोनों का अंतर कर दीजिए, पूर्ण ज्ञानी कहलाओगे। ठीक है, तो ऐसे पता चल जाएगा कि हाँ इतना ज्ञान आ गया हमें। तो ये अभिक्रिया की दर कहलाती। अगली लाइन लिखिए जो बड़े काम की है। अभिक्रिया दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, मोल पर लीटर पर सेकंड। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है सांद्रण, तो सांद्रण की इकाई मोल पर लीटर। हाँ, और नीचे लिखा हुआ है समय, समय की इकाई क्या होगी, सेकंड होगी। तो मोल पर लीटर पर सेकंड होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आगे काम आएगी कि अभिक्रिया दर की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब लिखो अभिक्रिया दर दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया दर दो प्रकार की होती है। अभिक्रिया दर दो प्रकार की होती है। पहला लिखिए आप औसत दर, इसको बोलते हैं हम एवरेज रेट। तो जो फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है वो औसत दर का ही फॉर्मूला है, डीसी अपॉन dt। या हम लिख सकते हैं C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, लिख लीजिए। C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। देखो औसत दर में क्या करते हैं, अंतिम माइनस प्रारंभिक करते हैं, है ना। जैसे आपने जब घर से निकले तो उस टाइम का, उस टाइम को देख लिया कितने बज रहे हैं, और यहाँ पहुंचे उस टाइम को देख लिया। इस बीच में आपकी ऊर्जा में कितनी अंतर आ गया वो देख लिया। तो वो औसत दर होती है। औसत दर में हमें ये पता नहीं चलता कि एक पर्टिकुलर बिंदु पर आपकी दर कितनी, किस रेट से आप चल रहे हो। तो जैसे कोई अभिक्रिया स्टार्ट हुई तो स्टार्टिंग में और आखिरी में हम नोट करते हैं, बस बीच के किसी भी बिंदु पर हमें पता नहीं चल पाता, इसे औसत दर बोलते हैं। और हमारे सिलेबस के अंदर औसत दर ही दर कहलाएगी 100%, है ना। फिर लिखिए दूसरी, दूसरी लिखिए आप तत्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट।
तत्क्षणिक दर, तत्क्षणिक दर, इंस्टेंटेनियस रेट, तात्क्षणिक, तात्क्षणिक जो भी है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो नाम के साथ ही क्लियर है कि इंस्टेंट के एक पर्टिकुलर बिंदु पर, तो इसमें एक लाइन लिखवा देता हूं। इस पर हमारे सिलेबस के अंदर एक भी सवाल नहीं है ना। आईआईटी वाले पूछते हैं, उसमें मेडिकल की पूरी हिस्ट्री पहली वाली में ही खत्म हो जाती है, पूरा यूनिट खत्म हो जाता है। तो दूसरे में लिखो आप, निश्चित बिंदु पर अभिक्रिया की दर तत्क्षणिक दर कहलाती है। निश्चित बिंदु पर अभिक्रिया की दर तत्क्षणिक दर कहलाती है। निश्चित बिंदु पर अभिक्रिया की दर तत्क्षणिक दर कहलाती है। निश्चित बिंदु पर अभिक्रिया की दर तत्क्षणिक दर कहलाती है। हाँ बोले। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ सांद्रण और समय के बीच में, ठीक है। तो ऐसा ही ग्राफ क्यों है अभिक्रिया का? स्टार्टिंग में कोई पदार्थ मान लीजिए जितना भी है तो 100% होता है, धीरे धीरे अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो उसका सांद्रण घटता चला जाता है। तो ऐसा ही ग्राफ क्यों है अभिक्रिया का? स्टार्टिंग में कोई पदार्थ मान लीजिए जितना भी है तो 100% होता है, धीरे धीरे अभिक्रिया आगे बढ़ती है तो उसका सांद्रण घटता चला जाता है, इसलिए ग्राफ ऐसा बनाता है। ठीक। अब इस पर अगर आपसे बोला कि भाई औसत दर ज्ञात करनी है, तो यहाँ पर आप देख लो आप, और यहाँ ये दो बिंदुओं की बात कर ली उन्होंने, है ना। तो यहाँ से यहाँ का सांद्रण देख लो, यहाँ से यहाँ का समय देख लो आप, तो उससे ज्ञात कर सकते हो। C2 माइनस C1 अपन T2 माइनस T1। इधर टाइम चल रहा है, इधर ये पूरे लिखे होंगे सांद्रण कितना कितना है, इधर समय लिखा होगा। और अगर आपको बोला कि भाई ये जो निश्चित बिंदु है इस पर अभिक्रिया की दर ज्ञात करनी, तो इस पर आपको एक स्पर्श रेखा खींचनी पड़ेगी। तो एक स्पर्श रेखा खींच दी आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो सांद्रण कितना है और समय कितना है, उन दोनों का भाग लगा दो, तो आ जाती है इंस्टेंटेनियस रेट। तो इस पर्टिकुलर बिंदु पर अगर हम ज्ञात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस रेट होगी। ठीक, बना लीजिए ग्राफ, ये अभिक्रिया की दर का ग्राफ। और दो भी आप लिखिए, अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करना, या अभिक्रिया दर का प्रदर्शन लिखो, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन, अभिक्रिया दर का प्रदर्शन। एक्सप्रेशन ऑफ रेट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि अभिक्रिया है जिसमें लिखा हुआ है 2A और इससे बन रहा है 3B, ठीक है। अभिक्रिया दर का प्रदर्शन कर रहा है, अभिक्रिया दी जाएगी आपको AB के रूप में, तो वो ऐसी ही हो सकती है, और वैसी कोई अभिक्रिया दी जाएगी तो संतुलित अभिक्रिया होगी। हमें रेट को एक्सप्रेस करना, नहीं भी दी जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो दी जाएगी उस पर हमें करना है। तो सबको पता है ना, ये रिएक्टेंट है, क्रिया कारक है, आप भी लिख लो, ये प्रोडक्ट है ना। तो ये क्रिया कारक है, ये उत्पाद है। और ये हमें सबको पता है कि समय के साथ साथ क्रिया कारक का सांद्रण घटता जाता है, क्रिया कारक समय के साथ साथ कम होता है, तो क्रिया कारक खत्म होता है तो उसे हम बोलते हैं विलुप्त हो रहा है वो। और उत्पाद समय के साथ साथ बढ़ता जाता है। शुरुआत में केवल क्रिया कारक होता है, उत्पाद 0 होता है, वो 0 से बढ़ेगा मतलब धनात्मक संख्या, और ये धनात्मक से 0 की तरफ जाएगा। तो अगर हम केवल क्रिया कारक के लिए दर लिखें, जिससे मैं लिखूंगा RA, तो क्रिया कारक में हमेशा साइन लगाएंगे माइनस, क्योंकि ये समय के साथ साथ इसका सांद्रण घटेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे DA अपॉन DT, और इसका जो गुणांक है ना उसको हम नीचे लिखेंगे, ये नियम है। तो D मतलब चेंज, A में कितना परिवर्तन आ रहा है, समय में कितना परिवर्तन है, और जो गुणांक होगा उसको यहीं लिखते हैं। इसी तरह से अगर हम लिखते हैं B के अनुरूप क्रिया की दर को, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस, और ये हो जाएगा DB अपॉन DT, और इसका गुणांक कितना है 3, ये ध्यान रखना है। ठीक, और रुक जाओ इकट्ठा लिख लेना। तो ये A के अनुरूप लिख दिया, B के अनुरूप लिख दिया। अब हमें बोला जाएगा इस ओवरऑल अभिक्रिया के लिए दर लिखो आप, तो आप इसको ऐसा लिखोगे RA बराबर RB।
ठीक है। और भी होते तो सबको बराबर करके लिखते हैं, क्योंकि दो चीजों की तुलना करनी होती है हमें। तो हम यहाँ लिख देंगे -dA/dt, और ये क्या है 2, और ये हो जाएगा +dB/dt, और ये हो जाएगा 3। ठीक है। तो पूछा जाएगा दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर का सही प्रदर्शन क्या है, तो ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना, यही प्रदर्शन है, आमने सामने आपको लिख देना है। अभी और भी ज्यादा होंगे तो वो भी बताता हूँ, लिखो इसको। पर माइनस साइन क्रिया कारक के घटने की और प्लस बढ़ने को दर्शाता है। तो क्रिया कारक का सांद्रण घटता है, उत्पाद का सांद्रण बढ़ता है। क्रिया कारक विलुप्त होगा इसलिए माइनस साइन, उत्पाद बढ़ता है इसलिए प्लस साइन। रिवर्स प्रोसेस किसको बनाने की होती है? वेरी गुड। उत्प्रेरक क्या होता है इसमें? तो ये बात सबको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है इसमें। आयरन उत्प्रेरक, मोलिब्डेनम उत्प्रेरक वर्धक होता है। ठीक है, बनाइए इसको। तो ये अमोनिया निर्माण की हैबर की विधि है। N2+3H2 ट्वाइस NH3, मतलब संतुलित अभिक्रिया लिखनी है हमें। अभिक्रिया दर का प्रदर्शन करना तो अभिक्रिया का संतुलित होना आवश्यक है। सबको पता है नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया कारक है, अमोनिया उत्प्रेरक, सॉरी उत्पाद है। तो हम अलग अलग पहले तो दर लिख लेते हैं कि भाई नाइट्रोजन की दर तो -dN2/dt, फिर इसकी दर हाइड्रोजन की तो -DH2/dt, फिर ये अमोनिया की दर +DNH3/dt। तो एक एक पदार्थ के अनुरूप दर लिखना हमें आना चाहिए। सिंपल सा तरीका है। क्रिया कारक है तो माइनस साइन लगाना है, उत्पाद है तो प्लस साइन लगाना है। गुणांक को हर में लिखना है, हर मतलब बटे में लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है। तो इस पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि अमोनिया निर्माण की हैबर की विधि के लिए दर लिखिए, है ना, पूरी अभिक्रिया के लिए दर लिखना है। तो पूरी अभिक्रिया के लिए दर लिखना हो तो हम लिखेंगे RN2 बराबर RH2 बराबर RNH3, ऐसे लिखेंगे। अब इसमें सारे मान रख दो आप। -dN2/dt बराबर -DH2/3dt इक्वल्स टू +DNH3/2dt, और यही इस संपूर्ण अभिक्रिया की दर कहलाएगी। तो एक एक पदार्थ के अनुरूप दर लिखना आपको आने लगा, और संपूर्ण अभिक्रिया के लिए दर लिखना आपको आने लगा। प्लस साइन मत लगाना किसी में भी। क्यों ऐसा लिखते हैं, बराबरी क्यों लिखते हैं सबके साथ? क्योंकि हमें कोई भी दो चीजों की तुलना करनी होती। तो दी गई अभिक्रिया में कोई भी दो पदार्थों को एक दूसरे के सापेक्ष हम तुलना करेंगे। तो एक दूसरे के सापेक्ष हमें तुलना करनी है। कैसे तुलना करनी है? कि जैसे आपसे बोला कि भाई दी गई अभिक्रिया है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्रिया कारक है। तो नाइट्रोजन भी खत्म हो रहा है, हाइड्रोजन भी खत्म हो रहा है, तो नाइट्रोजन किस अनुरूप खत्म हो रहा है? हाइड्रोजन से तुलना करें तो देखो जिसका गुणांक जितना ज्यादा होता है वो उतना ही ज्यादा खत्म होता है। मान लीजिए आपसे बोला गया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की तुलना करनी, इन दोनों की तुलना करनी, ठीक है। तो आप लिखोगे इन दोनों को RN2 बराबर RH2। अब इसमें आपने लिख दिया -dN2/dt बराबर -DH2/3dt, ऐसा लिख दिया। ऐसा लिखने के बाद आपसे बोला कि हाइड्रोजन के खत्म होने की दर इतनी है, हाइड्रोजन के समाप्त होने की दर इतनी है, तो वो यहाँ पर लिख देना आप, बटे कितना हो जाएगा 3। तो पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के समाप्त होने की दर बताओ। अगर हाइड्रोजन के समाप्त होने की दर इतनी है तो हाँ ठीक है, कुछ भी बोल दिया, जैसे हाइड्रोजन का बोल दिया तो नाइट्रोजन निकाल लिया, नाइट्रोजन का बोला तो हाइड्रोजन निकाल लिया। मान लिखना है आपको। तो कैसे? अगर हाइड्रोजन ज्ञात करना है तो इस 3 को इधर गुणा कर देना, इसका मान दिया होगा उसमें 3 से गुणा कर देना, और अगर हाइड्रोजन की दर दी हुई है तो वो बटे 3 हो जाएगा। और अगर आपसे बोला कभी कि आप एक काम करो, हाइड्रोजन और अमोनिया की तुलना करो, तो दोनों की दर एक दूसरे के सामने लिख देना। अब अगर आपसे पूछा कि हाइड्रोजन की दर क्या होगी, तो इस 3 को उठा के इधर गुणा कर देना, दो तो लिखा ही हुआ है इसका मान। और अगर आपसे बोला कि हाइड्रोजन की दर दी हुई है तो इस 2 को इधर गुणा कर देना, और ये पूरा लिखा रहेगा। ऐसे पता चल जाता है ना।
दूसरा तरीका कैसे होगा? दूसरा तरीका यही देख लो आप। अगर आपसे बोला जाए दोनों में से कौन ज्यादा समाप्त होगा, तो आप बोलेंगे हाइड्रोजन, क्योंकि गुणांक ज्यादा है ना। तो नाइट्रोजन जिस दर से समाप्त होता है उससे 3 गुना ज्यादा दर से हाइड्रोजन समाप्त होता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन जिस दर से समाप्त होता है उससे 1/3 गुना दर से नाइट्रोजन समाप्त होगा। सही बात है, क्योंकि इसके समाप्त होने की दर उससे 3 गुना ज्यादा है, तो उसके समाप्त होने की दर 1/3 गुना होगी। नाइट्रोजन जिस दर से समाप्त होता है उससे तुलना करें तो अमोनिया किस दर से बनेगा? तो नाइट्रोजन से दुगनी दर से बनेगा। अमोनिया जिस दर से बन रहा है उसकी तुलना में नाइट्रोजन किस दर से समाप्त होगा? 1/2 दर से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब मैं इसके कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमें करना होंगे। चलिए तो फिर आप पहला क्वेश्चन कर ही लेते हैं ना। लिखिए, निम्न अभिक्रिया निम्न अभिक्रिया 2N2O5 2N2O5, एरो लगाओ, एरो के बाद 4NO2 प्लस O2, 2N2O5, एरो लगाओ, एरो के बाद 4NO2 प्लस O2 में यदि NO2 का सांद्रण NO2 का सांद्रण 4 सेकंड में यदि NO2 का सांद्रण 4 सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻², में यदि NO2 का सांद्रण 4 सेकंड में 1.6 इंटू 10⁻² मोलर, कैपिटल एम लिख दो, 4 सेकंड में 1.6 10⁻² मोलर हो जाए तो निम्न की गणना करो। तो 4 पॉइंट लिखने हैं आपको। पहला लिखो, NO2 के निर्माण की दर। पहला पॉइंट है NO2 के निर्माण की दर, NO2 के निर्माण की दर। दूसरा लिखो, ऑक्सीजन के निर्माण की दर, ऑक्सीजन के निर्माण की दर, ऑक्सीजन के निर्माण की दर। तीसरा लिखो, N2O5 के विलुप्त होने की दर, N2O5 के विलुप्त होने की दर। और चौथा लिखो, अभिक्रिया दर, चौथा लिखो अभिक्रिया दर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप अभिक्रिया लिख लीजिए। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पहला काम होगा, अभिक्रिया को लिख लीजिए जो दी हुई है, और उसमें किसी के बारे में जानकारी दी है। किसके बारे में जानकारी दी है? NO2 है ना। तो अभिक्रिया क्या लिखी हुई? 2N2O5, यही है ना, प्लस 4NO2 प्लस O2। हमें केवल इसके बारे में जानकारी दी। तो इसके अनुरूप दर निकालने पहले तो हम, RNO2 बराबर -DNO2 अपॉन DT, और ये 4। चलो, ये पहली हिंट मैंने लिख दी। आप क्वेश्चन को पढ़ो और ये सामने इसको देख के आपको क्या पूछा हुआ पहले पॉइंट में वो सॉल्व कर लो। हाँ, अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसके हिसाब से सेट करो मामला, तो पहला पॉइंट सॉल्व हो जाएगा। किसका सांद्रण दिया हुआ है? NO2 का। समय दिया हुआ है, बस रख दो उसकी जगह पर, तो क्या आ जाएगा? NO2 के निर्माण की दर आ जाएगी। कोई कठिन काम थोड़ी है। क्वेश्चन वाला बोल ही रहा है क्लियरली कि सांद्रण दिया हुआ है NO2 का और समय दिया हुआ है। कितना दिया है? 1.6 10⁻² मोलर, और ये 4 सेकंड है। तो कितना हो जाएगा? 0.4 10⁻²।
तो आर एनओ टू मतलब एनओ टू के निर्माण की दर आ जाएगी 4 × 10⁻³ मोल। क्यों 1.6 नहीं दिया क्या? अच्छा समय भी दिया 4, अच्छा ठीक है, समय भी 4 सेकंड दिया हुआ है मुझे। हाँ तो 0.1 तो ये हो जाएगा 10⁻³ देखो हमने अभिक्रिया के हिसाब से कर दिया, क्योंकि अभिक्रिया में 4 गुणांक दिया था। ठीक है, मान लीजिए किसी ने अभिक्रिया, जैसे क्वेश्चन में नहीं दिया अभिक्रिया, और किसी ने बनाया कि भाई उसको N2O5 लिख दिया, इसको 2NO2 लिख दिया और उसको O2 लिख दिया। अगर क्वेश्चन वाले ने दी हुई है तो सही है, और नहीं दी तो फिर आप सबको अलग अलग बनाना है, संतुलित अभिक्रिया लिखनी है। किसी ने N2O5 लिख दिया, किसी ने 2NO2, किसी ने आधा O2, है ना, उस हिसाब से गुणांक हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं। तो जैसे आपने लिखा RnO2 DnO2/dt, अभी अभिक्रिया से लेना देना नहीं है। उन्होंने बोला कि N2O5 का विघटन हो रहा है, NO2O2 बन रहा है, तो NO2 के निर्माण की दर ज्ञात करो। तो निर्माण की दर उन्होंने बोला इसका सांद्रण इतना है, 4 सेकंड में, तो 1 मोल के लिए आपने ज्ञात कर लिया। फिर बाद में अभिक्रिया जैसी जिसने लिखी हुई है उसके हिसाब से गुणांक फिट कर देंगे, है ना। तो या करके ये भी लिख लो आप, क्योंकि ये 1 मोल के लिए और वो पर्टिकुलर अभिक्रिया के लिए हो गया, क्योंकि उसमें 4 गुणांक था, तो हमने 1 मोल के लिए भी लिख लिया। यहां से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, बाद में अभिक्रिया मान रखते जाएंगे, अपने आप सारी चीजें सेट हो जाएंगी। तो आपने जो स्टार्टिंग में लिखा हुआ उससे ही हम सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। तो जो स्टार्टिंग में लिखा है वो दी गई अभिक्रिया का अनुरूप है। अब दी गई अभिक्रिया किसी की अलग है तो उसके हिसाब से चलेगा। तो यह करके आपने लिख लिया। अब आप पूरी चीजें पढ़िए और सॉल्व कीजिए। अब आपको NO2 के निर्माण की दर पता चल गई है, तो स्टार्टिंग वाले से ही करना। बाद वाला मैंने बता दिया कि कुछ लोग 1 मोल के हिसाब से मान के फिर अभिक्रिया मान रखते हैं, तो पहुंच हम वहीं जाते हैं। हो गए? ठीक है, तो आपको N2O5 की विघटन की दर ज्ञात करनी, तो NO2 का जो मान आ गया उससे आप तुलना कर लीजिएगा। फिर हमें ज्ञात करना है ऑक्सीजन किस दर से बनेगा। तो अगर NO2 4 गुना ज्यादा बन रहा है तो ऑक्सीजन 4 गुना कम बनेगा, तो उसको 4 से भाग लगा देना। ठीक है, अरे जो भी मान आ गया ना आपका, जैसे मान लीजिए इन दोनों की तुलना करनी है हमें, तो क्या करेंगे हम, RnO2 बराबर RO2, तो ये मान है प्लस DnO2 अपॉन 4dt बराबर DO2/dt। तो ये जो मान है वो कितना आ गया, ये मान ऑलरेडी हमने पूरा ही सॉल्व कर लिया था ना, 10⁻³ पर ये ध्यान रखो ये पूरा था, क्योंकि हमने 4 शामिल कर लिया था, ये ध्यान रखना।
तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए लिखवा दिया। तो आप स्टार्टिंग में ऐसा कर सकते हो, 1 मोल के लिए मान लिख दिया। अब जैसे 1 मोल के लिए मान लिखा आपने, तो आप यहाँ लिखोगे कितना, 4 × 10⁻³ बटा 4 बराबर DO2 अपॉन DT। ठीक है, 4 से 4 कट जाएगा, बात वही है ना। ठीक, तो इसलिए कोई कंफ्यूज मत होना कि सर देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया। और अगर आप जैसे मान लो आपने 1 मोल के लिए लिखा डी, तो फिर आपने 4 ले लिया। पर ऐसा गलती से मत करना कि आप ये सॉल्व कर लिया तो ये 4 शामिल करके सॉल्व किया होगा, है ना। तो इसको ही हम कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कि जैसे इस पूरे का मान हमें दिया है, कितना दिया था क्वेश्चन में, वो देखो तो दिया हुआ 10⁻³ बराबर DO2 अपॉन DT। तो डायरेक्ट ही मान आ गया इसका, तो दोनों से मान सेम ही आ रहा है ना, तो या करके लिख लो, कोई कंफ्यूज मत होना। अगर आपने 4 शामिल करके सॉल्व किया हुआ है तो मानिए, तो दिमाग में रखना कि हमने 4 शामिल करके किया था। तो ऑक्सीजन जिस दर से बन रहा है उससे 4 गुना ज्यादा दर से ये बन रहा है। ऑक्सीजन जिस दर से बन रहा है उससे NO2 के निर्माण की दर 4 गुना अधिक है। तो अगर इसके निर्माण की दर 10⁻³ है ना, तो वो ध्यान रखना है हमें कि क्या लेना है, 4 शामिल करके। तो ऐसे कर लेना, 4 शामिल नहीं करो तो 1 मोल का मान लिख देना, 4 से भाग लगा देना, वहीं पहुंच जाएंगे, एक बराबर ही आंसर आएगा। ठीक, तो दोनों तरीके बता दिए। आगे चल के मैं एक ही तरीका फॉलो करूंगा, है ना, कोई सा भी एक। अच्छा, आपने NO2O2 का कर लिया, अब N2O5 का निकाल लो। उधर मिटा दूं या नीचे कर लेते हैं। तो जैसे मान लो अब इन दोनों की बात कर लेते हैं। तो आपने लिखा RN2O5 बराबर RNO2, तो इसका है -DN2O5 अपॉन DT, और 2 बराबर प्लस DNO2 अपॉन DT, और आपने लिख दिया 4। तो जो मैंने सर्कल किया हुआ वो कितने मोल के लिए, 1 मोल के लिए। तो बस हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको सॉल्व। तो हमें ये निकालना है, तो -DN2O5 अपॉन DT बराबर 2 इंटू 1 मोल के लिए मान था 10⁻³ और ये 4 से भाग लग रहा है। तो कितना हो जाएगा ये, 2/4, 0.5, कितना। हाँ, तो 1 मोल के लिए था ना 4 × 10⁻³ तो अपन ने तो यहाँ गुणांक शामिल कर लिए ना। इस पूरे का लिख लो 10⁻³ और यहाँ कितना था, 2 था। तो अपन ने ये कर लिया इसको, बराबर फाइनल आंसर आ गया 2 × 10⁻³ ठीक है। बस यही जरा सा कंफ्यूजन होता है, तो एक तरीका, मुझे 2 तरीके लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया, तो 3 हो गए ना सॉल्व। अब अभिक्रिया की दर बतानी है, कोई भी किसी के अनुरूप बता दो, 1 मोल के हिसाब से बता दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो जैसे अपन ने 1 मोल के लिए क्या निकाला था, NO2 के लिए, वही आंसर है, हर एक के अनुरूप वही आएगा, 10⁻³ चौथा पॉइंट है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर किसी के अनुरूप ले लो आप, किसी के भी सापेक्ष। अब मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ 4 पॉइंट नहीं, एक एक करके अलग अलग देता हूँ, जिससे एकदम दिमाग में जाएंगे, फिर एक कठिन क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आंसर आ जाएगा, कर लो, ट्राई कर लो, फिर मैं इसको मिटा के कर दूंगा सॉल्व। 3 पॉइंट तो हो गए ना, पहला दूसरा तीसरा। अब फोर्थ वाला अपने को करना है।